तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विनोद सर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर जो आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए फिर उपस्थित हुआ। तो हम लोग प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं और प्रोनाउन में हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक चर्चा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, निश्चितवाचक सर्वनाम। देखिए, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। जो एम्फैटिक प्रोनाउन है और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें दोनों में ही क्या आएगा, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, है ना, देम सेल्व्स, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ। तो इस तरीके से शब्द वही रहेंगे, बस प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पर क्या होता था, सीधे सीधे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड थे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, वो क्या करते थे, वो सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते थे। क्या है, सब्जेक्ट पर प्रभाव डालने का कार्य करते थे, है ना। और उसका वहाँ पर केवल और केवल एक ही अर्थ निकल के आता है, अपने आप को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब आएगा तो उसका अर्थ निकल कर आएगा अपने आप को, ठीक। और एम्फैटिक प्रोनाउन में जो आएगा उसका अर्थ निकल के आएगा स्वयं, खुद, है ना। क्या आएगा, स्वयं, खुद या आप ही, इसका अर्थ निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर आप डिफिनीशन इसकी देख रहे हैं कि अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो यूज किया जाता है टू एम्फेसिस, जोर देने के लिए, इट्स सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पर, इज नोन एज एम्फैटिक प्रोनाउन। उसे क्या कहा जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है ना। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू emphasize its subject is known as an emphatic pronoun, ठीक। तो ये क्या है, ये emphatic pronoun के डेफिनेशन है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोनाउन जो क्या करे, सब्जेक्ट पर जोर डालने का कार्य करे, उसे क्या कहा जाता है, उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर भी आपके जो शब्द आएंगे वही आएंगे, क्या, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, समझिएगा इसको, ठीक, योर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, माई सेल्फ, माई सेल्फ, और क्या, देम सेल्फ्स। ये आपके क्या हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाएंगे। किस में आएंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में ये भी यूज किए जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानने की बात आएगी और एम्फैटिक प्रोनाउन पहचानने की बात आएगी तो हम कैसे अंतर करेंगे, ठीक। तो मैं आपको अंतर करना बता रहा हूँ, जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए, यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं पहला, ठीक। एग्जाम्पल क्या है आपका, ही हिमसेल्फ डिड दिस, ही हिमसेल्फ डिड दिस, है ना, ही हिमसेल्फ डिड दिस। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, उसने ऐसा स्वयं किया, उसने ऐसा स्वयं किया या उसने ऐसा खुद किया, ठीक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हो जाए कि सी हरसेल्फ, सी हरसेल्फ, सी हरसेल्फ
एडमिटेड, शी हरसेल्फ एडमिटेड इट। तो क्या हो जाएगा, उसने इसे स्वयं कबूल किया। ठीक, उसने इसे स्वयं कबूल किया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, उसने इसे स्वयं या खुद क्या किया, कबूल किया। ठीक, अब समझने की बात क्या है वो जानिए। पहले समझने की बात ये है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता था तो वो कहाँ यूज किया जाता था, बताइए, वो कहाँ यूज किया जाता था? वह वर्ब के बाद आता था। बात समझ में आ रही है? कहाँ आता था? वर्ब के बाद। जैसे मैंने आपको बताया था ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, है ना। स्पॉइल्ड क्या था? वर्ब है, वर्ब के बाद आया क्या? हिमसेल्फ। तो वो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये जस्ट बाद आएगा किसके? सब्जेक्ट के। ये किसके जस्ट बाद आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी पहचान करनी होगी। बात समझ में आ रही है? जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के जस्ट बाद आएगा, और ये क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो ये और उसका अर्थ वहां पर होता था क्या? अपने आप को, और यहां पर इसका अर्थ होगा स्वयं या खुद, है ना। इसका अर्थ यहां पर क्या होगा? स्वयं या खुद। और आएंगे शब्द वही जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थे और जो आपके किसमें थे? ये एम्फैटिक प्रोनाउन में है। ये वैसे यूज किया जाएगा। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है? यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, है ना। क्या है? यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम। अब इसका मतलब क्या है? तुम स्वयं या खुद उससे बात कर सकते हो, है ना। तुम खुद या स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर अब क्या है? ये योरसेल्फ देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद जो मैं वर्ब बोला हूँ वो आपको समझना है मेन वर्ब, है ना। वो मेन वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? टॉक है। तो इसके बाद अगर आता तो वो होता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन क्या हुआ है? इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आया है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अंतर करना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ आपको अंतर करना पड़ेगा। और निश्चितवाचक सर्वनाम में केवल इतना ही यहाँ पर अभी हमें पढ़ना है। इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, हाँ, एक बात और है कि आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन जो है, ये दोनों कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना, माई सेल्फ डू इट या माई सेल्फ डिड इट, मैं स्वयं इसे किया। तो वहाँ पर माई सेल्फ बोलना गलत है ना। ये कभी भी आपका वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। वहाँ पर वो सब्जेक्ट सेंटेंस का नहीं हो सकता है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है लेकिन सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता। अब बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एम्फैटिक प्रोनाउन में बस आज इतना ही।
और आगे अब हम देखेंगे, अभी रूल्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका यूज किस तरीके से होगा, एग्जाम में गलती एरर ढूंढने के लिए किस तरीके से आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अगला नंबर हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, तो संकेतवाचक सर्वनाम जब है तो निश्चित तौर पर वो क्या करेगा, संकेत करने का कार्य करेगा और प्रोनाउन के रूप में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, है ना। क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसका हिंदी अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम, इसकी हिंदी होगी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ठीक, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, कहने का मतलब ये किसी के स्थान पर आएगा। प्रोनाउन जब भी बोला जाएगा तो मतलब नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा। तो नाउन के स्थान पर यूज करते हुए ये क्या करेगा, संकेत करने का भी कार्य करेगा। क्या करेगा, संकेत करने का कार्य करेगा। और यहाँ पर 4 वर्ड जो है, 4 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं का यूज यहाँ पर किया जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। इस रूप में यहाँ पर ये किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, है ना। डिफिनीशन देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट, है ना। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन ऑफ थिंग, द पर्सन ऑफ, द पर्सन और थिंग्स for which they stand। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कर देते हैं, अकेले नहीं आता। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। अब इसका मतलब क्या है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग क्या किया जाता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु, है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट किया जाए, इंगित किया जाए, निर्देशित किया जाए, संकेत किया जाए, उसे क्या कहा जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। ठीक, तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है। और इसमें मैंने आपको बताया कि 4 वर्ड ही आते हैं। कौन कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। ये आपके क्या हैं, ये आपके 4 वर्ड हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, है ना। यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यही संकेत करने का भी कार्य करेंगे, है ना। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं।
दिस इज क्या है, अ बैग। दिस इज अ बैग, दैट इज अ कैट, these are birds, those are boys, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, ये किस रूप में आया है, यहां पर ये आपका जो दिस है ये किस रूप में आया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। कैसे, समझने की बात है। देखिए दिस इज अ बैग, यह एक थैला है। तो आप ये समझिए कि यह शब्द जो आया है किसके लिए आया है। जैसे मैं कहूं दिस इज अ मार्कर, क्या है, दिस इज अ मार्कर, तो यह किसके लिए आया है, दिस किसके लिए आया बताइए, मार्कर के लिए आया है। और संकेत किया जा रहा है किसकी तरफ, मार्कर की तरफ। तो मार्कर के लिए यूज किया गया है और संकेत करने का भी कार्य किया जा रहा है। तो इस कारण से ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, वैसे ही दैट इज अ कैट, वह एक बिल्ली है। अब एक बात और यहां समझ लेने की जरूरत है, जो दिस का यूज होता है यह नजदीक की वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि दैट इज अ मार्कर, तो क्या सही होगा, गलत। ये क्या होगा, दिस इज अ मार्कर, मतलब बिल्कुल नजदीक की वस्तु है। अभी दूर होता, हमसे हमारे पास से दूर होता तो हम कहते दैट इज अ मार्कर, वह एक मार्कर है ना। तो दिस का यूज क्या होता है, सिंगुलर रूप में ही होगा, नजदीक की वस्तुओं का बोध कराएगा और संकेत करने का कार्य करेगा। तो वो क्या होगा, वहां पर दिस का यूज किया जाएगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। वैसे ही दैट जो आपका है सिंगुलर नाउन के रूप सिंगुलर के रूप में यूज होगा और दूर की वस्तुओं का बोध कराएगा, दूर की वस्तुओं का बोध कराएगा और संकेत करने का कार्य करेगा। तो वो भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब बात समझ में आई। वैसे ही दीज आर बर्ड्स, क्या है, दीज आर बर्ड्स, ये चिड़िया हैं। तो अब क्या है, अब जो ये दीज है, अब जो ये दीज है ये क्या कर रहा है, ये दीज आपका संकेत करने का कार्य कर रहा है चिड़ियों की तरफ। और आया किसके लिए है, किसके स्थान पर, चिड़ियों के लिए आया है ना, चिड़ियों के लिए आया है, चिड़ियों की तरफ इशारा कर रहा है। और ये प्लूरल फॉर्म में है ना, हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। तो भी ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। वैसे ही दोज के साथ भी स्थिति है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब प्रोनाउन के रूप में कैसे आया है। संकेत करने वाली बात तो समझ में आ रही होगी, लेकिन प्रोनाउन के रूप में कैसे आया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कैसे आया है, जैसे दोज आर बॉयज। अब दोज का प्रयोग किसके लिए किया गया, आप खुद से प्रश्न कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए, तो क्या उत्तर मिलेगा कि बॉयज के लिए ही यूज किया गया है। तो यदि बॉयज के लिए यूज किया गया है तो बॉयज तो नाउन है ना, इसका मतलब नाउन के स्थान पर यूज किया गया है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इतना ही है, क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इतना ही है। अब इसको हम इरेज करके अगला नंबर पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको बताया था 10 पार्ट हैं, है ना। तो हमने अभी तक
कितने 5 पार्ट पढ़ लिए, डेमोंस्ट्रेटिव तक 5 पार्ट प्रोनाउन के कंप्लीट कर लिए हैं। आज अब हम छठा नंबर पढ़ेंगे, क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है उसको भी जानना जरूरी है ना। बच्चे सोचते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है लेकिन प्रोनाउन के रूप में कैसे आ रहा है, तो देखेंगे आज उसको भी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, द प्रोनाउन है ना, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड, क्या होता है? विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड, क्या होता है? इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। कैसे? अब देखिए, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब क्या है कि ऐसा प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करे, है ना, ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज किस में किया जाता है? प्रश्न पूछने में किया जाता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, इंट्रोगेटिव का तो वर्क ही होता है, उसका काम ही होता है प्रश्न पूछना, ठीक। लेकिन यहाँ प्रोनाउन की बात आ रही है, तो कैसे वो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से वह प्रोनाउन के रूप में प्रश्न पूछते हुए भी प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है ना। प्रश्न पूछते हुए भी प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं वो केवल क्या है? तीन ही वर्ड हैं जो आपको इंट्रोगेटिव के रूप में भी यूज किए जाते हैं। एक तो हु है, दूसरा क्या है? विच है, और तीसरा व्हाट। बात समझ में आ रही है? क्या क्या है? हु, विच, व्हाट। ये आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने का भी कार्य करेंगे। और जैसे अभी यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कई बार आपको टेंस में भी बताया था, और बहुत सारे बच्चे कहते थे सर ये सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है, मैंने बताया था, और क्वेश्चन के रूप में भी कार्य करता है। तो कैसे करता है उसे आज हमें यहाँ पर देखना है, कैसे करता है उसे हमें यहाँ पर देखना है। लिखा है हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब समझिएगा, एक तो नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन करने का कार्य किया जा रहा है कि तुम्हें कौन बुला रहा है। लेकिन यदि हम थोड़ी सी इस पर जोर देकर
जानने का प्रयास करें तो आपको एक दूसरा अर्थ भी निकल कर आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब कौन के स्थान पर कोई नाम रख लीजिए, समझिएगा। हु के स्थान पर कुछ नाम रखिए तो इसका मतलब जो बुलाने वाला है कोई ना कोई नाउन रहा होगा, उसी के स्थान पर ये आया है हु। तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब कोई बोल देगा कि महेश, दिनेश, तो जो भी बुला रहा है उसी के स्थान पर तो आया है। बताइए, उसी के स्थान पर ही तो आया है। अब जैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब कैसे जो हाउ वर्ड है, क्या ये किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जा सकता है? नहीं आ सकता, है ना। लेकिन यहां पर अगर हम देखें हु, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो कौन बुला रहा है। अब जो भी रहा हो, जो बुलाने वाला होगा उसी के लिए तो यूज किया गया है हु। अब बात समझ में आ रही है। चलिए एक और देख लेते हैं यहां पर। व्हाट इज ही ईटिंग। नॉर्मल तरीके से देखें तो वह क्या खा रहा है, क्वेश्चन कर लिया गया, बात खत्म, है ना। लेकिन हमें समझना क्या है कि ये प्रोनाउन के रूप में कैसे आया, ये प्रोनाउन के रूप में कैसे आया, है ना। अब समझिए, तुम क्या खा रहे हो, कुछ जवाब मिल जाएगा। केला, खाना, सभी क्या है, नाउन है। तो जो आप चीजें खा रहे हैं उसी के लिए तो आया है व्हाट, उसी के लिए आया है कि नहीं व्हाट। तो जब यह नाउन के स्थान पर आया तो निश्चित तौर पर ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये बात थी किसकी, ये किसकी बात हो गई, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की चर्चा हो गई। विच का भी प्रयोग क्या होता है, कौन के रूप में और किसके के अर्थ के रूप में ही इसका भी यूज किया जाता है ना। तो सबका यूज हम पढ़ेंगे, वहाँ पर किसको किसे के अर्थ में इसका भी यूज किया जाता है तो आगे रूल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव के रूप में कैसे यूज किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपको समझ में आया। चलिए, अब अगला प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की, जो आपका 7वां नंबर प्रोनाउन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने का, केवल और केवल यहाँ पर आपको ये ना समझिएगा कि आपको पूरा डिटेल्स यहीं से दिया जा रहा है। यहाँ पर केवल और केवल अभी आपको डेफिनेशन और कौन से पार्ट में कौन सा प्रोनाउन आता है वो केवल आपको यहाँ पर पहचान कराई जा रही है। रूल जैसे ही हम पार्ट समाप्त करेंगे, अभी एक वीडियो में आपका पार्ट और जाएगा, ठीक, उसके बाद हम जो है एक वीडियो के बाद इसके रूल्स पर डिटेल्स से चर्चा करेंगे। तो आज क्या है, 7वां नंबर हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन की आपको हिंदी बताई गई थी क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये एक तरीके से होता है कि जैसे नाउन रहे और नाउन का रिपीटेशन ना होने पाए। बात समझ में आ रही है? मतलब नाउन की पुनरावृत्ति ना होने पाए और क्या हो जाए, दो सेंटेंस को या दो शब्दों को आपस में जोड़ भी दे। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होता है, मतलब संबंध भी दिखाने का कार्य करे तो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है इसकी भी। द रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इंस्टीड, है ना। क्या है? द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टीड ऑफ अ नाउन and also joins a sentence ठीक। कहने का मतलब क्या है? द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टीड ऑफ अ नाउन एंड आल्सो ज्वाइंस अ, क्या होता है? ज्वाइंस ना करके एक सेंटेंस नहीं, ज्वाइंस सेंटेंसेस कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टीड ऑफ अ नाउन एंड आल्सो ज्वाइंस सेंटेंस। ये क्या होता है? ये कहा जा रहा है कि जो आपका नाउन है, ठीक, सॉरी, जो आपका प्रोनाउन है ये क्या होता है? नाउन के स्थान पर आता है ना, और सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा। ये सेंटेंस को जोड़ने का भी कार्य करेगा। अब इसमें आपके सेंटेंस कौन कौन से आते हैं उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके सेंटेंस आए, सब शब्द आएंगे, ये आएगा हु, क्या आएगा? हु। फिर क्या है? हुम, विच, है ना। हु, हुम, विच, हुज। और दैट। ये सेंटेंस को जोड़ने के रूप में भी आएंगे और किस में आएंगे? प्रोनाउन का भी कार्य करेंगे, है ना। जैसे आ जाए द लेडी, एक सेंटेंस देख लेते हैं। द लेडी क्या है? हु इज इन रेड साड़ी इज माई मदर। द लेडी हु इज इन रेड साड़ी क्या है? इज माई मदर। अब समझिए यहां पर हु का यूज किया गया। अब यहां पर हु का प्रयोग को के अर्थ में ना, सॉरी, कौन के अर्थ में ना आकर के जो के अर्थ में आया है, समझिएगा।
और यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का भी नहीं कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर सेंटेंस को एक तरीके से लेडी और साड़ी वाली लेडी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जैसे अब क्या है, द लेडी औरत, हु जो, औरत जो क्या की है, इज इन रेड साड़ी, रेड साड़ी में है, क्या है, इज माई मदर, वो क्या है, मेरी माता है। अब समझिए, द लेडी हु, औरत जो। अब देखिए ये हु किसके लिए आया है, लेडी के लिए आया है ना, मतलब औरत जो, कौन औरत, जो क्या है, रेड साड़ी में है, उसके लिए क्या किया गया है, हु शब्द का यूज किया गया है। और यहाँ पर क्या होता, किसी भी अगर सेंटेंस शब्द ले लेते तो नाउन का रिपीटेशन हो जाता, नाउन की पुनरावृत्ति हो जाती और सेंटेंस अच्छी तरीके से ना कंप्लीट होता। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है और एक इधर का जोड़ने का कार्य कर रहा है हु। अब बात समझ में आ गई, ठीक। तो वैसे ही दैट का भी है, टेक एनी पेन, ऐसे देख लेते हैं, टेक एनी पेन दैट यू लाइक, करेगी कोई भी पेन ले लो जो तुम्हें पसंद हो। अब किसके लिए आया है, मतलब पेन के लिए ही आया है लेकिन जो पसंद आए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यू लाइक तुम्हें पसंद आए, टेक एनी पेन कोई पेन ले लो, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। और दैट का यूज यहाँ पर किस रूप में आया है, जो के अर्थ में आया है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। तो ये क्या है आपका, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध दिखाने का कार्य कर रहा है उस नाउन से। पहली बात तो पेन है, और जो पेन पसंद आ रही है उससे क्या कर रहा है, संबंध दिखाने का भी कार्य कर रहा है। अब बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये आपका 7 नंबर तक प्रोनाउन का पार्ट आपने कंप्लीट किया, ठीक। आपने 7 नंबर तक कंप्लीट किया। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तब। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके जो बचे हुए 3 पार्ट हैं उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। फिर तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, और आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे।